सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी की बहुत चर्चित कहानी है, उसका तृतीय व्याख्यान देखेंगे। बच्चों, पेज नंबर 7 का फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कि गए दिनों में हमने देखा था, अर्थात अपने सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि लेखक कहता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां अपने आप, पेज नंबर 7 का सेकेंड पैराग्राफ, कि जिम्मेदारियां सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। किशनदा ने यशोधर बाबू को समझाते हुए कहा था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती है तो यथावत जो उदंडता उनके अंदर होती है वे धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वो अपने जिम्मेदारियों के प्रति अग्रसर हो जाते हैं और धीरे धीरे सब संभाल लेते हैं। तो उनके इस प्रारंभिक जीवन की एक्टिविटियों से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे बोझ उनके सर पड़ेगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह भी किशनदा ने विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है। फ़िक्रा में कहावत होती है, जुल्म छोटी छोटी कीमती होती है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं कि जब अपने मित्र किशनदा की बातें उनको बताते हैं अपने बच्चों को, तब उसमें ये बातें वो अवश्य रखते हैं। उन्हें कभी लगता है कि अगर मेरे पिता सब तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। वह कहते कि किशनदा के पिता जब वो हाई स्कूल में थे तभी ये संसार छोड़ करके गोलोकवासी हो गए थे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तब वह भी तमाम ऐसी शरारतें करते और जिम्मेदारी का एहसास उनके ऊपर नहीं होता और तमाम इस तरह की उदंडता से वो पूर्ण होते। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। सब कुछ स्वयं संभालना था, तो घर परिवार आदि सारी चीज़ें देख करके कम उम्र में ही बच्चा बड़ा हो गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वो बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका शनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। और जब इस तरह की प्रतिक्रिया होती है तो देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि पिता का न होना बच्चों के लिए कोई बड़ी अहमियत नहीं है। यशोधर बाबू कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं। कहता है कि जो दुनियादारी समाज है, परिवेश है, अपने विभिन्न तरह के मोहल्ले, आना जाना, रहना, खाना पीना, उठना, लोगों के साथ अपने अपने विभिन्न दिनचर्या लोगों की, और लोगों का अपना अपना विभिन्न व्यक्तित्व, कौन किसको क्या अच्छा लगता है, कैसा नहीं लगता है आदि, सबके अपने लाइफ स्टाइल है, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है और उसमें व्यवधान नहीं बनना चाहिए, सबको अपने तरीके से जीने देना चाहिए। लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह युक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनवाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। अर्थात किशनदा ने यह भी एक वाक्य कहा था कि यशोधर बाबू सोचा करते थे कि किशनदा हर एक बात पे अच्छे हुआ करते थे, तो वह कहते थे मूर्ख लोग मकान बनवाने का कार्य करते हैं। अर्थात जैसे हमारी गांव में विरासत है, ढेर सारी खेती है, ज़मीन है, जायदाद है, तो जब तक हम सरकारी नौकरी करेंगे तब तक सरकारी क्वार्टर में रहेंगे। हम अपने
अपने 50-60 लाख रुपयों को, 70-80 लाख 1 करोड़ रुपयों को मकान में क्यों इन्वेस्ट करें, शहरों में क्यों इन्वेस्ट करें। इसको लेकर के पुनः हम अपने गांव चले जाएंगे, वहाँ पुश्तैनी मकान है या नहीं होगी तो वहाँ पे निर्माण करेंगे, जहाँ से हमारा जुड़ाव है, जहाँ हमारा गांव है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के लोग हैं, हमारे अपने हैं कुछ, वहाँ पे हम अपना रहना पसंद करेंगे। बस यही उनके जीवन का उद्देश्य था। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी उठना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोदा जी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन यशोदा जी के गांव का घर पूरी तरह से टूट चुका है और वहां पर जाकर के घर बनाना, अपने ही लोगों से तमाम झगड़े मोल लेना छोटी छोटी चीज़ों को, और इसको वो उचित नहीं समझते थे। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनमें कोई जवाब देते नहीं बनता, अर्थात ये अकेले पड़ जाते हैं और इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अर्थात उनकी मात्र एक ही इच्छा थी और वो चाहते भी थे ऐसा कि हमारे रिटायर नौकरी के दौरान ही, अर्थात जब हमारी नौकरी अभी रहेगी या जैसे जैसे हम रिटायर होंगे तो उस रिटायर के पहले ही हमारा कोई न कोई बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा और हमको फिर आवास मिल जाएगा और उसी में हम जीवन यापन कर लेंगे। पास बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं कि जब पत्नी कहते हैं और जब भविष्य को लेकर के पत्नी चिंतित होती हैं तब यशोधर बाबू को बड़ी चिंता होती है और उसको वो वर्णित करती हैं कि यशोधर बाबू संभावना को लेकर रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती हैं अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह सोचने वाले होते हैं। कहते हैं कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं, अर्थात हम भी ऐसा किए होते कि इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं किए होते, इनको नहीं पढ़ाए लिखाए होते, अच्छे वस्त्र आज नहीं दिए होते, अच्छा भोजन आज नहीं दिए होते, तो आज हम भी ये सारी चीज़ें कर पाते। लेकिन कौन बताए, उनको एक बहाना कर करके एक दूसरी तरफ ध्यान भटका करके और नज़रों से मोड़ लेते हैं। जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। अब देखने को ये मिला था कि ये जो उनका जीवन था ये इनको धीरे धीरे एकदम बोरिंग सा महसूस होने लगा था। वो उनको जो अपना इनके साथ का जो समय था वह घुट घुट के व्यतीत होता था। तो अब जो परलोक अगोलोकवासी जीवन था उसमें उनको आनंद आने लगा था और उसी के साथ जीते। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ 80 का फूल चूड़िया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। और देखते ही देखते ऐसा देखने को मिला कि बिरला मंदिर, जो सारी घटनाएं दिल्ली में घटित होती हैं, दिल्ली के ही विभिन्न स्थान हैं जो पहाड़गंज, वहाँ का मार्केट, बिरला मंदिर, ये सब दिल्ली के स्थान हैं और यहाँ का लेखक जिक्र करता है, वहीं पे रहता है। बिरला मंदिर की ओर तेजी से कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, 80 का फूल चूड़ियों में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। वहाँ जाकर के चुपचाप बैठ गए। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोदा जी का मन खास नहीं लग रहा था और रोज़ की भांति रोज़ उनकी दिनचर्या में था, ऑफिस से छूटते थे, वहीं बिरला मंदिर जाते थे, वहाँ से आने के बाद सब्जी लेते थे, फिर देर रात तक घर पहुँचते थे। अर्थात ढेर सारा टाइम जो होता था, ढेर सारे जो समय होते थे वह अपने एकांकीपन में ही व्यतीत करना चाहते थे, अपने परिवार से दूर रहना चाहते थे। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी हैं नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदार व स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगते हैं और प्रवचन सुनते हैं, वहाँ मन लगाने का कार्य करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित पुस्तकें, भगवद गीता आदि को या अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं
अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इन सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना ही होगा। और कहते कि कभी कभार इनकी शिकायत रहती कि हमारा मन इसमें नहीं लगता, तब वो कहते कि नहीं लगाना चाहिए, आखिर कब तक नहीं लगेगा। ऐसी चीज़ें सोच करके उनका मन इसमें इसके प्रति तल्लीन होता और फिर वो दृढ़ता से इसका पालन करते। नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ, बाट वन प्रदेश की जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें जो अब इन वर्ल्ड की नहीं उनकी इस लाइफ की नहीं चिंता करनी चाहिए। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगे तो न मांगे। वह कहते हैं कि एक बात उन्होंने ये भी बताई थी कि अगर बच्चे आपसे राय लेते हैं, सलाह मांगते हैं, तब आप उनको अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत करिए, उनको आप अपनी बातें बताने का कार्य करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब आप कदापि उनके बीच में न बोलें। यशोधर बाबू ने फिर अपनों को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। और फिर वो मन ही में विभिन्न तरह की कल्पनाएं चलती रही और उधर से ध्यान गीता की तरफ लगा करके देने लगे, सुनने लगे। मगर व्याख्यान में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। लेकिन जैसे जनता जनार्दन करके व्याख्यान हुआ या किसी अन्य तरह का व्याख्यान हुआ जिसमें जनार्दन शब्द उनके कानों तक सुनाई दिया, तो जनार्दन उनके जीजा का नाम हुआ करता था और तुरंत उनको जो जनार्दन जोशी थे उनकी याद हो आई और उनके स्मृति पटल पर वही चलने लगे। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। मन ही मन उनके कल्पना आता है कि जीजा जी कैसी परिस्थिति में होंगे, कैसी परिस्थिति में नहीं होंगे। उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए मुझे अहमदाबाद जाना होगा। ऐसा सोचते हुए उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है, लेकिन घर में कई सारे मत हो गए थे, कई सारी विचारधाराएं हो गई थी, तो इसका भी उनको ख्याल आता है कि शायद ये बच्चों को कबूल न हो। एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदार के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, अभी उन दिनों हद हो गई और उनको बच्चों को उसमें जोड़ना चाहते हैं और इसके प्रति लगाना चाहते हैं। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई कि कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसा मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशन-दत्त थे ही जन्म के कि अभी तुम्हारे पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उनको विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिली। फिर कहते हैं तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशन-दत्त थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। अर्थात बात बात पे किशनदा का उदाहरण देते हैं। वह तो दिल दिमाग दोनों से, शरीर से दिल दिमाग सबसे बूढ़े थे, उनके अंदर कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं था, तो तुम बात बात पे उनकी बातें क्यों करते हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते, गज़ल गाते, गज़ल हुई और सहगल के गाने। और वो कहते हैं कि हमने शादी के दिनों में देखा है कि आप भांत भांत के कृत्य करते हैं। अर्थात वीकली आप सिनेमा देखने जाते हैं, अर्थात हफ्ते में 2-2 सिनेमा तक, गज़लें गाते, इधर उधर फिरते, खूब ऐसे जीवन व्यतीत करते थे। सब मैंने अपने आँखों से देखा है। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल या बगैर बाँ का ब्लाउज पहनना या रसोई के बाहर दाल भात खा लेना या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हो, मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते रहे हैं। अर्थात पत्नी का अपने नए तरीके से जीवन यापन करना,
कि छोटी शर्ट कट ब्लाउज पहनना, अपने ऊंची हील का सैंडल, खाना खड़े होकर के खा लेना आदि आदि की जो दिनचर्या है वह इनको पसंद नहीं आती है और उनका ये रहन सहन इनको समहाउ प्रॉपर मालूम प्रतीत होता है। ये नहीं वे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि आप अपना जीवन, पूरे परिवार के जितने सारे सदस्य हैं वो अपना जीवन अपने तौर तरीके से जी रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर हमारे जीवन में किसी को आपत्ति क्यों है? आखिर दूसरा कोई इसमें क्यों टांग अड़ा रहा है? क्यों हमको अपने तरीके से नहीं जीने दे रहा है? यशोधर बाबू को धार्मिक वचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वहाँ यशोधर बाबू मन ही मन बैठे विभिन्न तरह की कल्पनाओं में विचरण कर रहे थे और घर परिवार की स्थितियां सोच रहे थे कि धार्मिक स्थानों पर होकर के मन में इस तरह का ख्याल आना अच्छा नहीं है। तब वो वहाँ से चलने की सोच लेते हैं। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता। अर्थात परिवार में इतने तरह के व्यवधान थे, इतना उनका दिमागी रूप से वो इतने परेशान थे अपने परिवार को लेकर के कि बार बार उसी चिंताओं में तल्लीन रहा करते थे। यशोदा जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ें के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस काय ब्राइट ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे। और वो कहते हैं कि रिटायर होकर के मैं भी वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ जा कर के अपना जीवन यापन करूँगा आदि आदि विभिन्न तरह की बातें सोचते हैं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके लहजे में कहा करते हैं और कहकर उन्हीं की तरह की वह झेपी सी लगती नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिर लगाने पहुंचते थे। अर्थात किशनदा जब तक दिल्ली में रहे इन दोनों में खूब अच्छी जमती थी। दोनों अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते थे, मिलते जुलते थे, हंसी मजाक करते थे, खूब अच्छे से इनका समय व्यतीत होता था। हर एक दो दिन पे इनके यहाँ जाना, उनका उनके यहाँ इनके, सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज बन रहा है ना भाव ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। और जब भी वह टहल करके प्रातः काल आते तब इनकी तरफ एक बार देख करके इनको विभिन्न तरह के शब्दों से संबोधित करना कभी नहीं बोलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाया और साथ शहर ले जाना शुरू किया। यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। अर्थात जो सब सुबह सबसे पहले जगता है, रात में पहले सोता है, वह आजीवन हेल्दी रहता है। जब यशोधर बाबू अपने क्वार्टर में रहने लगे, अपनी गृहस्थी में डूब गए, तभी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पी कर जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते और कभी कभी नहीं कर पाते। यशोधर बाबू ने और उनके इस तमाम चीज़ों को देख करके उनका जो रवैया अर्थात किशनदा का यशोधर बाबू के प्रति प्रेम था, वह पर डे जो विभिन्न तरह की उनकी अपनी प्रतिक्रिया थी वह व्यक्त करते थे और उनके साथ उनका एकात्मिक लगाव था, मित्रवत लगाव था और निस्वार्थ लगाव था और वो ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात उनसे इस तरह का देखने को मिलता है। धन्यवाद। फिर अपने अगले व्याख्यान में आपसे इसी चैप्टर को लेकर के मिलते हैं।